ठीक है सर, चलें सर नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन रह गए जी और आपसे। और अब ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं अगर आप खुद से आंसर दें तो इसका मतलब है मसला कंप्लीटली रिजॉल्व हो गया। वंस अगेन आपके सामने रजिस्टर में आंसर ऑफ डायरेक्ट मेथड है और क्वेश्चन आपके पास पेज नंबर 63 पे है। 89,000 का प्रॉफिट ज़हन में लाएं, बोर्ड्स देख के तरफ। इसके अंदर जो सेल थी उसका मसला हल, कॉस्ट ऑफ सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब रुके यहां, इसके अंदर एक इंटरेस्ट एक्सपेंस भी है। क्या प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस हुआ है? कितना लेस हुआ? 21,000 लेस हुआ। अपनी वर्किंग्स में जाए, कोई इंटरेस्ट पेबल का लेजर नजर आ रहा है? वो नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो था ही नहीं। कैश फ्लो में जाए, क्या 21,000 पेमेंट्स में नजर आ रहा है? ये सेम क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, तो फिर जितना एक्सपेंस उतनी पेमेंट है। दोबारा मेरा क्वेश्चन गौर से सुने। 89,000 में 21,000 का एक्सपेंस लेस हो चुका है, और क्या 21,000 एज इट इज पेमेंट भी है? बताएं इस एक्सपेंस को पेमेंट बनाने के लिए कितना ऐड करूं या लेस करूं? क्या 89,000 में से 21,000 लेस हो चुका है? क्या जो लेस हुआ है वही पेमेंट भी है? पेमेंट बनाने के लिए ऐड करूं या लेस करूं? साथ वाले से पूछ रहे हैं कितना ऐड करूं कितना लेस करूं? कुछ भी करने की जरूरत क्यों नहीं है? 21,000 प्रॉफिट में से लेस हो चुका है और वही पेमेंट भी है, वही प्रॉफिट लॉस में फिगर भी आनी चाहिए और वही कैश फ्लो में फिगर आनी चाहिए। प्रॉफिट के अंदर पहले आ रहा है, और अगर मैंने फिर लेस किया तो डबल हो जाएगा। मुझे आपकी बात का ये मतलब समझ आया? जरा बोर्ड पे देखें। मेरा ख्याल आप मुझे कहना चाह रहे हैं कि टैक्स इंटरेस्ट पेड लिख के 21,000 को ब्रैकेट लगा दो। मुझे आपके रिस्पॉन्स से समझ आया कि आप मुझे कहना चाह रहे हैं कि इंटरेस्ट पेड को 21,000 लिख के ब्रैकेट लगा दूं। क्या मुझे आपकी बात 100% गलत समझ आई है? आपने मुझे क्या कहा? कुछ भी नहीं करना चाहिए। कुछ भी क्यों नहीं करना चाहिए? बोल नहीं ना रहे, इसलिए मैं भी लगाऊं। क्या जो होना था वो हो गया है? ये ऑनेस्ट ओके, कुछ भी नहीं करना चाहिए। 21,000 एज एन एक्सपेंस पहले माइनस हुआ हुआ और पेमेंट भी सेम है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये जरा मुबीन दरवाजा बंद कर दो प्लीज, डिस्टर्ब ना कीजिएगा, प्लीज ना करें। खुद भी आप पढ़ने हैं, प्लीज रिमेंबर। और साथ वाला प्लीज गलती से बैठा है की तो उसने दोबारा आज गलती है, प्लीज ना इम्तिहान लें गरीब का। कुछ भी नहीं करना चाहिए क्योंकि 21,000 एक्सपेंस ऑलरेडी लेस है और वही पेमेंट भी है। लेकिन अब मेरे अगले वर्ड जरा गौर से सुनो। ये बेटा जो IAS 7 बनाने वाले बुजुर्ग हैं, कहा इन्होंने कुछ गलत नहीं है प्लीज। ये कहते हैं कि एक सेकंड जरा शेयर होल्डर बने। अगर आपके सामने मैं 89,000 प्रॉफिट रखूं और आपको उसके ऊपर जो लिखा हुआ वो ना भी पता हो, तो क्या हमें एज एन अकाउंटेंट पता है कि इसमें सेल है, इसमें कॉस्ट ऑफ सेल है, इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, और हमें पता है इसके अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस भी है। हमें ये भी पता है एज एन अकाउंटेंट कि इंटरेस्ट पेबल नहीं है, और हमें ये भी देयरफॉर पता है कि वही एक्सपेंस पेमेंट भी है। तो हमें तो पता है। लेकिन बड़ा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम अपने लिए नहीं, हम शेयर होल्डर्स के लिए बनाते हैं। तो एक सेकंड जरा, यही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सॉरी यही स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एक शेयर होल्डर बन के अगर आप देखेंगे तो आपको कहां से ये कैश फ्लो नजर आएगी? प्रॉफिट से।
बाकी ऊपर तो मैं दिखा रहा हूँ, वो तो जस्ट आपको याद कराने के लिए दिखा रहा था। देन अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, जो करना नहीं चाहिए, जो करना भी नहीं चाहिए, तो इश्यूज में कुछ नहीं है, होना तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट पेड नजर नहीं आएगा। और हमें तो पता है नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि लेस हुआ हुआ, लेकिन शेयर होल्डर्स को अलहदा नजर नहीं आएगा। तो ये भी एक्सेप्टेबल है, ओके, नहीं नजर आएगा तो खैर है। उन्हें कौन सा अलहदा को रिसीट्स भी नजर आ रही हैं, वो भी तो इनडायरेक्टली नजर आ रही हैं। उन्हें कौन सा अलहदा को पेमेंट्स नजर आ रही हैं। क्या आपको पता है पेमेंट 22,000 है या 4,78,000 है? तो रिसीट तो 4,78,000 है, लेकिन यहां तो इनडायरेक्टली नजर आ रही है, इनडायरेक्टली बनी हुई है। तो ये सारी इनडायरेक्टली रिसीट्स एंड पेमेंट्स बनेंगी। लेकिन इंटरेस्ट के हवाले से IAS 7 बनाने वाले हमारे बुजुर्ग ये चाहते हैं कि इंटरेस्ट पेड एक इंपॉर्टेंट फिगर के तौर पे शेयर होल्डर्स को अलहदा नजर आए, चाहे मेथड हो, अपना रजिस्टर देखें, डायरेक्ट, और चाहे मेथड हो इनडायरेक्ट, शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट पेड अलहदा प्रेजेंट होना चाहिए। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अगर मैं इंटरेस्ट पेड प्रेजेंट कर दूं और मेथड कौन सा हो, इनडायरेक्ट, तो आपको पता है मसला क्या होगा अगर मैंने कुछ और ना किया तो? कहां भी लेस था और कहां फिर लेस हो जाएगा, प्रॉफिट में भी लेस था और कैश फ्लो में एक दफा 21,000 और लेस हो जाएगा। क्या डबल लेस हो जाएगा? जो यकीनन सही नहीं है। असूलन तो कुछ भी नहीं करना चाहिए था, इंटरेस्ट पेड के हवाले से कुछ भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर प्रेजेंट करना है, जो करना है अकॉर्डिंग टू IAS 7, तो देन फिर क्या ही करके ये प्रेजेंट करना पड़ेगा। अब मेरे वर्ड सुना जरा, देन एक दफा फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस को या इंटरेस्ट पेड को, क्या हमारे इस केस में एक्सपेंस और पेड सेम हो गया है? एक्सपेंस और पेड सेम है, लेकिन क्या ये हमेशा एक्सपेंस और पेड सेम ही होगा? अगर कौन सा लेजर निकल आता तो इन दैट केस एक्सपेंस और पेमेंट डिफरेंट हो जाती। क्या उस केस में भी प्रॉफिट के अंदर से एक्सपेंस ही लेस हुआ होता? क्या प्रॉफिट में एक्सपेंस ही होता? लेकिन क्या कैश फ्लो में पेड होना चाहिए था? तो चाहे अमाउंट सेम हो या डिफरेंट हो, हमें अगर इंटरेस्ट पेड को प्रेजेंट करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड बैक करके कैंसिल करना पड़ेगा। या तो कुछ ना करें प्लीज, या तो कुछ क्यों ना करें, पहले ही लेस हुआ हुआ है, पहले लेस हुआ है, या तो कुछ ना करें। और अगर पेमेंट प्रेजेंट करनी है तो पहले क्या करके प्रेजेंट करें? प्रॉफिट में से एक्सपेंस लेस हुआ हुआ था या पेमेंट लेस हुई हुई थी? ये वर्ड्स एग्जैक्टली क्लियर होने चाहिए। क्या प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस होता है या पेमेंट होती है? लेकिन कैश फ्लो में तो ये फिगर सेम अगर हो भी जाए, इवन देन हमारे वर्ड सही रहने चाहिए। प्रॉफिट के अंदर एक्सपेंस था, वो मैंने ऐड करके कैंसिल किया, और देन क्या कैंसिल करने के बाद अगर मैं 21,000 लिख दूं तो डबल तो नहीं हो जाएगा? डबल तो नहीं हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन सुने गौर से जरा, पूरी कैश फ्लो जितनी आपको नजर आएगी गौर से देखें। आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस इस वक्त ऊपर नजर आ रहा है, सजी नजर आ रहा है सर, और इंटरेस्ट पेड सबसे एंड में नजर आ रहा है सर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अब आपको इस कैश फ्लो में सिर्फ इंटरेस्ट पेड ही नजर आ रहा है, तो क्या ये मेरी बात मानी जा सकती है सर? 89,000 को गौर से दोबारा देखें। क्या आपको पता है उसके अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस पहले लेस हुआ हुआ है? ये पहले से 21,000 ने क्या किया जो ऊपर है, उसका इफेक्ट कैंसिल कर दिया है, और देन पेमेंट नीचे प्रेजेंट हो गई है। क्या इंटरेस्ट इस वक्त आपको दो दफा नजर आ रहा है फाइनली, या एक ही दफा पेमेंट में नजर आ रहा है? और देखो तो सही, दो दफा नजर आ रहा है, ऊपर भी नजर आ रहा है, नीचे भी नजर आ रहा है। ऊपर वाला क्या कर रहा है,
जब प्रॉफिट के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसे ऐड बैक करके कैंसिल किया है, और देन पेमेंट के तौर पे कैश फ्लो में इंटरेस्ट पेड लिखा है। क्या ये फिगर हमेशा सेम होगी? अगर डिफरेंट होगी भी तब भी क्या ऐड होके क्या ही लेस होगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस ही ऐड करके इंटरेस्ट पेड प्रेजेंट हो सकता है। असूलन या तो कुछ ना कहें, सॉरी असूलन या तो कुछ ना करें, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन दिखानी है तो फिर क्या करके ही दिखानी पड़ेगी? एक्सपेंस ऐड करके ही पेमेंट प्रेजेंट करनी पड़ेगी। अपनी जरा डायरेक्ट मेथड की कैश फ्लो देखें, वहां तो कोई ऐसा ऐड बैक नहीं है, वहां तो कोई ऐसा ऐड बैक नहीं है, सिर्फ पेमेंट नजर आ रही है। वहां स्टार्टिंग पॉइंट क्या नहीं है, यहाँ प्रॉफिट स्टार्टिंग पॉइंट हो जाने की वजह से कुछ हमें कैंसिलेशंस करनी पड़ रही है। तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस इन इनडायरेक्ट मेथड? इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड करके कैंसिल करें और देन इंटरेस्ट पेड को अलहदा से नीचे प्रेजेंट कर दें। बात मेरी क्लियर है? या क्या करें? कुछ ना। लेकिन कुछ ना करने का मसला क्या है? फिगर नजर नहीं आएगी कैश फ्लो में, तो फिगर दिखानी है अकॉर्डिंग टू IAS 7 कैश फ्लो में, लेकिन अगर फिगर दिखानी है तो फिर डबल हो जाएगा अगर हम सिर्फ पेमेंट को लेस कर रहे होंगे। और इसलिए पेमेंट लेस करने से पहले आपको क्या भी करना है? एक्सपेंस ऐड करके ही पेमेंट लेस हो सकती है इन केस ऑफ डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होना, सिर्फ एक दफा पेमेंट लेस करनी है, लेकिन यहाँ क्योंकि प्रॉफिट से स्टार्ट किया हुआ है तो प्रॉफिट का इंटरेस्ट एक्सपेंस पहले ऐड बैक करके कैंसिल होगा और देन फिर पेमेंट इंशाल्लाह प्रेजेंट हो जाया करेगी। क्या ऐड हो रहा है, क्या लेस हो रहा है? एक्सपेंस प्रॉफिट में ऐड बैक हो रहा है और पेमेंट लेस हो रही है। ये ऑन स्टूडेंट्स क्लियर है प्लीज? बस जस्ट एक आखिरी फिगर, उसके बाद मैं रुक रहा हूँ और फिर आपसे ही सारे सवाल हैं। ये शुरू करें सर, ये ऑन स्टूडेंट्स। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड करके कैंसिल करना पड़ेगा, प्रॉफिट में शामिल है, और पेमेंट लेस करनी है ताकि प्रेजेंट हो जाए, चाहे ये फिगर सेम हो या डिफरेंट हो। एक्सपेंस प्रॉफिट के अंदर होगा और पेमेंट कैश फ्लो में होनी चाहिए। सेम फिगर है तब भी एडलेस हो रही है, सेम ना हो तब भी प्रॉफिट के अंदर एक्सपेंस मौजूद होगा। हाँ, हम वर्किंग में जाएंगे, पेएबल का लेजर इंशाल्लाह बना होगा, वहां से पेमेंट मिलेगी तो पेमेंट हम अलग प्रेजेंट कर देंगे। बेटा बस कर दो यार, पता ही नहीं चलने दे रहे। जी सर, फाइनली एक लास्ट फिगर रह गई हुई है। अगर आप कंपेयर करें डायरेक्ट मेथड, जरा देखें क्या डायरेक्ट मेथड की जो फिगर्स आई हुई हैं उनमें से मैं कह सकता हूं कि रिसीट बनी हुई है, यहाँ भी, वहां भी रिसीट, यहाँ भी रिसीट, वहां भी पेमेंट टू सप्लायर, यहाँ भी, वहां भी क्या, यहाँ भी क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड, यहाँ भी वही, और वहां भी इंटरेस्ट पेड, और यहाँ भी इंटरेस्ट पेड अब आ गया है। आखिरी फिगर रह गई सर, उसमें भी जरा हिम्मत कर लें जरा, कौन सी रह गई है? कौन सी रह गई है? क्या टैक्स एक्सपेंस की फिगर और है और टैक्स की पेड की फिगर और है? लेजर में जाए जरा, पेबल के, टैक्स पेबल, फाइनल एडजस्टमेंट सही करवाएं सर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेमेंट? कैश फ्लो में पेमेंट आनी चाहिए, ये एक्सपेंस आना चाहिए। बोर्ड पे देखें 89,000, गौर से देखें 89,000 में से टैक्स एक्सपेंस लेस हुआ है। और जाने दे यार, हुआ क्या हो गया है यार, क्यों नहीं हुआ? तो अगर इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस ही नहीं हुआ तो क्या रिलैक्स होके इंटरेस्ट पेड के बाद टैक्स पेड लिख दूं? डबल हो जाएगा यार। ठहरे ठहरे, एक मिनट ठहरे, मुझे पता आप क्या कहना चाह रहे हैं। टैक्स पेड की अमाउंट बताएं, पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव? पेमेंट है, आप कहना ये चाह रहे हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में टैक्स एक्सपेंस ऐड भी होगा।
और यार प्लीज यार, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड हुआ है, कमाल हो गया। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्यों ऐड करना पड़ा है? वो पहले लेस हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके अंदर टैक्स एक्सपेंस का इफेक्ट आ ही नहीं रहा है। देयरफॉर हमें किसी एड बैक की जरूरत नहीं है, सिर्फ टैक्स पेड लिख के प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी। यहां तक ठीक है सर? एक सेकंड कैलकुलेटर पकड़ें। आपने जरा जल्दबाजी की है, मैं जरा थोड़ी सी जल्दबाजी को जरा कम कर दूं। जी बेटा यकीनन कर सकते हैं, लेकिन अब इस वक्त जो इख्तलाफ रह गया है वो हमारा और, एक सेकंड, हमारा और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IS7 बनाने वालों का इख्तलाफ बस ये रह गया है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जगह प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से भी शुरू किया जा सकता है। लेकिन बेटा हम अभी छोटे हैं, बच्चे हैं, मैं भी अगर मिला लूं अपने आप को तो मैं भी उनके मुकाबले में बच्चा ही हूँ। बुजुर्गों ने फरमाया कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करें। क्या उन्होंने गलत फरमाया? ये तो आई होप कि आप नहीं कहेंगे। हाँ, काश वो कहते कि उससे शुरू कर लेते। तो वो अगर आपका दिल कहता है तो कुछ अर्सा वेट, IS7 चेंज होने के लिए तैयार है, लेकिन पहले क्वालिफाई कर लें, दुनिया के अकाउंटेंट्स के साथ मिलें और उस वक्त ये कर लीजिएगा। फिलहाल बुजुर्गों का बनाया हुआ स्टैंडर्ड गलत तो नहीं है ना? अकाउंटिंग पढ़ते पढ़ते जहां जहां आपको महसूस हो काश ये चीजें बदल जाए, काश रहने दे, नोट करते रहा करें। तो जैसे आप बड़े होंगे इंशाल्लाह व्हेन यू हैव राइट तो उन चीजों को ठीक कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल पेपर देने के लिए इनडायरेक्ट मेथड का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? अब ये बेटा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हो सकता था और हम टैक्स भी ऐड करते थे। ये ग्रॉस प्रॉफिट भी स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता था, ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन एक स्टैंडर्डाइज बनाया गया है ताकि सारी दुनिया के अकाउंटेंट्स एक ही तरह कैश फ्लो बनाएं और एक ही तरह कैश फ्लो सारी दुनिया में शेयर होल्डर्स के सामने जाए ताकि एक सिमेट्री रहे। तो सिमेट्री का डिसीजन हुआ है बाय इन IS7 कि कहां से कैश फ्लो शुरू कर लीजिए अगर इंटरेक्ट मेथड में बनाना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर होगी मेरी बात। तो एक सेकंड, ही आपने कैलकुलेटर उठाया था लेकिन मैंने अभी आपको बताया नहीं कि आपने करना क्या है। आपने कुछ किया तो होपफुली है, लेकिन जो करना था वो मैंने जरा कंप्लीट करना था। आपने एक मुझे टोटल पहले बताना है, अभी आप बोर्ड पे देख रहे हैं, बाकी क्योंकि अभी नोट करने लगे आप। आपने 89,000 शुरू करना है और जो रास्ते में आ रहा है एडलेस करते करते पहले 2,000 प्रीपेड एक्सपेंसेस के बाद एक टोटल करना है। तो दोबारा कर लें, कोई नहीं, हो सकता है एंड तक चले गए। प्लीज आंसर यार, प्लीज आंसर। पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है? अपना डायरेक्ट मेथड वाला दोबारा आंसर सामने रखें। अगर हमारी वर्किंग ठीक होगी तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस की फिगर, चाहे डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट मेथड हो, सेम आंसर आ रहा होगा। कहीं आपको ये 52,000 नजर आता है? इस फिगर का नाम क्या था? तो जो नाम वहां है वही यहां भी है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। और देन ध्यान से पहले अपनी कैश फ्लो आगे देखें इससे, और देन बोर्ड पे देखें। इसके बाद तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में डिफरेंस ही कोई नहीं रह गया है। वहां भी क्या लेस हुआ नजर आ रहा है और यहां भी लेस हुआ क्या नजर आ रहा है? तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस तक की फिगर्स की प्रेजेंटेशन में डिफरेंस है। उसके बाद इंटरेस्ट और टैक्स पेड ही आना है, चाहे मेथड डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। और अगर 52,000 मैच हो गया है तो ये कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है कि नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की फिगर भी मैच हो गई है। तो व्हाट इज दिस फिगर? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यकीनन प्रेजेंटेशन में कहां तक डिफरेंस है, लेकिन उससे आगे चाहे डायरेक्ट मेथड हो चाहे इनडायरेक्ट मेथड हो, नो डिफरेंस इन प्रेजेंटिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब यहां तक जरा बना लें, फिर जो ये सारी बहस हुई है मैं जरा इकट्ठा करके आपके सामने समराइज करता हूं। ये इंटरेस्ट पेड को अलग प्रेजेंट करना होता है। अब यहां तक आप लिख लें। ये मैंने अपनी राइट साइड पे थोड़ी थोड़ी, अच्छा आपको जो रोका था लिखने से उसकी वजह ये थी कि मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखने थे।
अब आप पेज यूज करें पूरा, हम बाद में इसको जरा समराइज करते हैं। तो आराम से ये साथ नोट हुआ होना चाहिए। ये चीजें आपने एक दो दिन बाद मुकर जाना है कि ये हमने अपने हाथ से लिखा हुआ है। मैंने जरा दिखाना है क्योंकि मेरा पेज जरा मिट जाएगा बोर्ड से। याद जाने दे, गुस्सा कहीं और बैठ जाएगा, कमाल होगी। ऊपर वाली फिगर से बेटा नहीं लिखनी है, ऊपर वाली कौन सी लिखनी है? नहीं, वो 5 लाख वगैरह तो नहीं लिखना, वो तो जस्ट जहन में था। अब उसको लिखने की अब मर्जी आपकी, लेकिन उसकी कोई सेंस नहीं है। क्या अगर वो 5 लाख वगैरह ना भी लिखा हो तो आपको पता है 89,000 में आ रहा है। तो ना टेंशन है, इंशाल्लाह ये अब विद इन इंशाल्लाह हाफ एन आवर फर्दर ये सारे हमारे खौफ खत्म होने वाले हैं। ये ठीक है जी मिस्टर अब्दुल हसन शाही। इंटरेस्ट पेड प्रेजेंट होना है, लेकिन प्रॉफिट में क्योंकि पहले से भी लेस है तो प्रेजेंट आप तभी कर सकेंगे अगर एड बैक भी करेंगे। नहीं, सेम फिगर्स क्यों आती है सर? मुझे चांस तो दे, मुझे चांस तो दे। क्या ये कंफर्म है अगर ओपनिंग क्लोजिंग होता तो इंटरेस्ट एक्सपेंस और पेड में फर्क आ जाता? लेकिन क्या इवन देन प्रॉफिट में से इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस हुआ होता? वो हम ऐड कर देते, उसका फैक्ट कैंसिल हो जाता। फिर जो पेमेंट है वो लेजर में से ढूंढ के लिखते थे। क्या ये फिगर्स हमेशा सेम होंगी? लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा सेम है। प्रॉफिट में से एक्सपेंस ही लेस हुआ होगा, वो एड बैक हो जाएगा और उसकी जगह ये बेटा इनकम टैक्स पेएबल क्यों नहीं किया? हमारे प्रॉफिट में इनकम टैक्स आ ही नहीं रहा, हमारे प्रॉफिट में इनकम टैक्स एक्सपेंस है ही नहीं। और वंस अगेन इट इज रिक्वायर्ड कि इनकम टैक्स पेड को अलग दिखाया जाए। तो क्योंकि प्रॉफिट पे टैक्स है ही नहीं, प्रॉफिट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स लेस हुआ ही नहीं हुआ, इसलिए हमें कोई ऐड बैक कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस इंटरेस्ट पेड प्रेजेंट करना होता है इनडायरेक्ट मेथड में भी, तो वो प्रेजेंट हो गया। इंटरेस्ट एक्सपेंस इसलिए ऐड हुआ क्योंकि पहले लेस हुआ था। ये वैसे कुछ नजर भी आ जाएगा लास्ट लाइंस में, यहाँ से बोर्ड से इधर से नजर आ रहा है। ये बेटा प्लीज क्लियर है, इनकम टैक्स पेएबल सेल थी तो डेटर्स आए थे, कॉस्ट ऑफ सेल थी तो स्टॉक, और देर फॉर फिर पेबल्स एक्सपेंसेस थे तो प्रीपेड, तो टैक्स है ही नहीं। बाईस हजार की एडजस्टमेंट के साथ क्या लिखा हुआ है? ये बेटा कॉस्ट ऑफ सेल का परचेज बनाना था, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेप्रिसिएशन के बगैर थी 304 और परचेज की अमाउंट थी 349, तो 45,000 से बेटा इंक्रीज होना था कॉस्ट ऑफ सेल ने, ताकि वो 349 परचेज बन सके। लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल क्योंकि प्रॉफिट में एक नेगेटिव फिगर होती है, इसलिए नेगेटिव फिगर को बढ़ाने के लिए हमें कुछ नेगेटिव करना पड़ेगा, नेगेटिव नेगेटिव मिल के ऐड होगा। तो 304 से 349 नेगेटिव तक जाने के लिए 45,000 नेगेटिव किया था। ये आपने बिल्कुल सही कहा है रहमत साहब, ये काम तब होना था, ये काम तब होना था अगर ऊपर पहले टैक्स एक्सपेंस आ रहा होता, तो क्योंकि प्रॉफिट में टैक्स एक्सपेंस ही नहीं है, इसलिए उस टैक्स एक्सपेंस को हमने इनडायरेक्टली पेमेंट नहीं बनाना, हमने टैक्स पेड को अलग से ही प्रेजेंट करना है। बेटा यहाँ स्टॉक का मतलब ना कॉस्ट ऑफ सेल है ना परचेज है, यहाँ स्टॉक लिखने का मतलब
कि जो कॉस्ट ऑफ सेल थी उसे परचेज में कन्वर्ट किया है। 22,000 की एडजस्टमेंट का मकसद बताएगा जी। 22,000 की एडजस्टमेंट का मकसद तो कन्वर्ट क्या इनटू क्या। 45,000 स्टॉक की एडजस्टमेंट का मकसद तो कन्वर्ट कॉस्ट ऑफ सेल इनटू परचेज। क्रेडिटर्स 5,000 का की एडजस्टमेंट का मतलब और 2,000 पॉजिटिव प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब मकसद 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 खर्चों को पेमेंट बनाना। डेटर वाली एडजस्टमेंट का मकसद सेल को रिसीट बनाना। स्टॉक वाली एडजस्टमेंट का मकसद कॉस्ट ऑफ सेल को परचेज बनाना। क्रेडिटर्स वाली एडजस्टमेंट का मकसद परचेज जो बन गई थी उसे फर्दर पेमेंट टू सप्लायर बनाना। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विद इन प्रॉफिट को पेमेंट विद इन कैश फ्लो बनाने के लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस वर्ड लिखे हैं। ये किसी को पता है ये नाम क्यों लिखे हुए? डेटर, स्टॉक, क्रेडिटर्स, प्रीपेड। रीजन 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 इन लेजर्स के ओपनिंग क्लोजिंग से ये डिफरेंस मिलेगा, इसलिए लिखा। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन इसमें? जी मिस्टर अहमद ओके। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट एक्सपेंस है। जी मिस्टर अहमद, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट एक्सपेंस है। और जाने दे जी हाँ, ये कौन सा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जिसके अंदर भी टैक्स है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स की सिंपल ट्रांसलेशन करें उर्दू में, किसी को नहीं बतानी। टैक्स से पहले प्रॉफिट में टैक्स है। मिस्टर अहमद, आज तो अल्लाह का शुक्र लाहौर में भी मौसम रीजनेबल है, तो क्वेटा में तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है ठंड ज्यादा होनी है। तो अगर वहां टैक्स है ही नहीं तो नीचे बेटा फिर इंक्रीज डिक्रीज करके थोड़ी टैक्स पेड बनेगा। और टैक्स पेड को अलहदा प्रेजेंट करना है इनडायरेक्ट मेथड में, जस्ट लाइक इंटरेस्ट पेड। ये आप कंप्लीट कर लें जी, मैंने जरा आपको कंप्लीट कर दिया आपके सामने। अगर लिख चुके हैं तो बताइए जरा। जी बेटे ठीक है मिस्टर अहमद। अब जी नोटेड है सर। आईडी आप एक नया पेज चाहिए क्योंकि थोड़ा सा शायद जरा स्पेस ज्यादा चाहिए। हमारे खाली सफों का क्या होगा? चले सर, ये जीरो डिस्टर्बेंस अगेन गेम फिर स्टार्ट होके एंड होने लगी। क्या हम सवाल एग्जाम में ऐसे किया करेंगे? अगर हमारे पास डायरेक्ट मेथड का आंसर ना हुआ तो हम क्या करेंगे? हेडिंग लिखें सर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मेरा ख्याल है नेक्स्ट पेज होता तो अच्छा। सेम पेज आपने सामने रखना है क्वेश्चन का, मीन 63 पेज। अब अगर तो आधा सफा है जो मेरा ख्याल नहीं होगा, अगर तो आधा है या मुझे लिख लेने दें। आपका जहां दिल कीजिएगा लिखिएगा, प्लीज छोड़ें इस बहस को, छोड़ें, फॉरगेट अबाउट राइटिंग। जहां पे है पेन वहीं से उठा लें। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड। ये बेटा वही पेज निकालें जो अभी आपने हाथ से बनाया। प्लीज जल्दी जल्दी जल्दी, जब भी आपने पेज बनाया उसे अपने सामने दोबारा रखना। व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इनडायरेक्ट मेथड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख लेने का मतलब इससे ऊपर जितनी फिगर्स हैं वो इसके अंदर आ गई हैं सर, इनकम ऐड हुई है, एक्सपेंसेस लेस हुए। आपके सामने प्लीज इस वक्त आंसर ऑफ इनडायरेक्ट मेथड है जो थोड़ी देर पहले आपने मेरे साथ अभी रजिस्टर में से देख के बनाया। देन बेटा डेफिनेटली समझने के लिए हमने डेप्रिसिएशन को 2 दफा लिखा है।
लेकिन डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में हो या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हो, उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा और कैश फ्लो में डेप्रिसिएशन का कोई काम नहीं है, हम ऐड बैक कर देंगे। वही जो किया है उसे प्रॉपर साफ सुथरा फॉर्मेट में कन्वर्ट करने लगा हूं। डेप्रिसिएशन मैंने ऐड बैक क्यों की है, प्लीज सबने बताना है यार। नॉन कैश ट्रांजैक्शन है और प्रॉफिट में आ रही थी। क्या आपको अब ये डेप्रिसिएशन कैश फ्लो में नजर आ रही है? क्या आपको नजर आ रही है? मजाक अपनी जगह है। क्या डेप्रिसिएशन अब आपको नजर आना बंद हो गई है? इंटरेस्ट एक्सपेंस मैंने क्यों ऐड किया था? पहले वो लेस था तो हमें इशू किया है, हम उसकी अलहदा नीचे प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं, वो भी इंशाल्लाह जाके दिखाते हैं। इस एड बैक से इंटरेस्ट एक्सपेंस का इफेक्ट कैंसिल हो गया। यहां एक टोटल किया करेंगे, जस्ट अब प्रेजेंटेशन कुछ बता रहा हूं, उसका नाम क्या रखा करेंगे अभी बाद में रखते हैं। देन आगे चले। डेटर के रेफरेंस से 22,000 नेगेटिव क्यों लिखा था? ताकि प्रॉफिट वाली सेल रिसीट बन जाए। स्टॉक के नाम से 45,000 नेगेटिव क्यों लिखा था? क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेएबल के नाम से 5,000 नेगेटिव क्यों लिखा था? प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से 2,000 पॉजिटिव क्यों लिखा था? मेजॉरिटी ने सरेंडर किया है, कोई एक बता रहा है, मैंने एक बता दिया था, चौथी दफा कौन बताए? हालांकि आंसर चारों के डिफरेंट थे। सेल को रिसीट बनाया 22,000 ने, कॉस्ट ऑफ सेल को परचेज बनाया 45,000 ने, परचेज को पेमेंट बनाया 5,000 ने, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पेड बनाया 5,000 ने, 2,000 सॉरी पॉजिटिव। देन इंशाल्लाह कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आया इंशाल्लाह, और इसके बाद इंटरेस्ट पेड रेदा प्रेजेंटेशन में आ गया क्योंकि ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑलरेडी ऐड हो गया हुआ है। और टैक्स एक्सपेंस एक दफा बता दें, आपने ऊपर प्रॉफिट में ऐड क्यों नहीं करवाया? पहले बिफोर टैक्स है, उसमें इफेक्ट आ ही नहीं रहा, और कैश फ्लो में तो पेड आना चाहिए, वो हमने दिखा दिया। डन हो गया सर? डन हो गया है सर। एक मिनट कैलकुलेटर दोबारा पकड़े, 89,000 लिखें कैलकुलेटर पर, जमा 12,000 और जमा 21,000 करके जरा आंसर बताएं। 1,22,000। रिलैक्स रह के इसका नाम सुनना जरा। ये बेटा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर, सर नई चीज बतानी है यार, क्या हो गया, क्यों बुला रहे हैं मुझे, भूल गए। प्रॉफिट बिफोर, कभी आप लोगों ने वर्किंग कैपिटल वर्ड सुना? बोरिंग कॉस्ट में रहने दे सर, पहली दफा सुना मैंने, बताया पहले कभी नहीं बताया। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, छोड़ दे पहली दफा वर्ड आया, छोड़ दें सारी कैश फ्लो का भी वो ना कर दीजिएगा जो वर्किंग कैपिटल का हुआ है। एक मिनट रुक जाए, ये पहली दफा वर्ड मैंने बताया, मैंने वर्ड्स लिखे प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। चेंजेस का मतलब क्या होता है? तब्दीलियां। चेंज किसे कहते हैं? तब्दीली। किस तब्दीली से पहले? इसके फौरन बाद एक हेडिंग आएगी, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल सर जी कहते हैं करंट एसेट्स अगर उठाए जाएं और उनमें से करंट लाइबिलिटीज माइनस हो जाएं तो जब फिगर आती है उसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। करंट एसेट्स की 2-3 एग्जांपल्स बता दें।
डेटर, स्टॉक, कैश वगैरह 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 पे रुक गए हम। करंट लायबिलिटीज की दो तीन बता दें। अब ये जो वर्ड्स आपने बोले हैं वर्किंग कैपिटल वर्ड को जरा जहन में रख के नीचे जरा देखें, जो मैंने हेडिंग के नीचे लिखा है, क्या डेटर इज पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल? क्या स्टॉक इज पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल? क्या क्रेडिटर्स इज पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल? करंट लायबिलिटीज में शामिल होगी। और क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस आर पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल? तो नीचे जो मैंने हेड्स लिखे हैं ये वर्किंग कैपिटल में होते हैं, उनकी तब्दीलियां हमने लिखी हुई हैं, इसलिए इसके ऊपर एक हेडिंग बन गई। डेफिनेटली सारे करंट एसेट्स, सारे करंट लायबिलिटीज नहीं है ये, लेकिन जिन करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की एडजस्टमेंट से हमारी सेल ने रिसीट, एक्सपेंसेस ने पेमेंट बनना था, उन्हें हमने यहाँ लिखा है। मेरी हेडिंग के वर्ड्स कुछ समझ आ गए हैं? जब प्रॉफिट आया था वो किस तब्दीली से पहले था? वर्किंग कैपिटल की चेंजेस से पहले था। और बाद में हमने हेडिंग लिखी चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। और चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल जब हो जाती है तो कैलकुलेटर पकड़ें। ये मैंने 1,22,000 का नाम का रखा है, ये प्रॉफिट है लेकिन किस चेंज से पहले था ये? और देन मैंने मेरी हेडिंग बनाई चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। उस हेडिंग के नीचे मैंने क्या लिखा है? नहीं, उस हेडिंग के नीचे मैंने क्या लिखा है? और कितने न, क्या नजर आ रहा है उसके आगे? डेटर्स लिखे हैं, स्टॉक लिखा है, क्रेडिटर्स लिखे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखे हैं। और देन उसके बाद वर्किंग कैपिटल वाली चेंजेस इस सवाल में खत्म हो गई हैं। और जो आंसर आया कैलकुलेटर पर सॉल्व करना, 1,22,000 को कंटिन्यू करें, आगे बढ़ें, प्लस माइनस फिर करें, 52,000 जो आया इसका फाइनली नाम क्या है? और फाइनली 52,000 माइनस 21 और 29 अगर करें तो 2,000 का नाम क्या है? क्या मैंने जो आपको पहले लिखवाया और जो मैंने अब लिखा है इसमें मैंने सारी फिगर्स बदल दी हैं? मैंने कोई एक फिगर भी बदली है? मैंने फिगर नहीं बदली, मैंने सिर्फ आपको शायद एक एक्स्ट्रा टोटल दिखाया है और कुछ आपको हेडिंग्स बताई हैं। तो लास्ट फिगर का नाम बता दो। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। अब ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ये डेफिनेटली जो आपने पहले मेरे साथ पेज पे लिखा था वो तो हम समझने की कोशिश कर रहे थे। एग्जाम में थोड़ा सा फॉर्मेट कैसे बनेगा वो मैंने आपको सिर्फ बना के दिखाया। अब आप रजिस्टर खोल लें, जो भी जगह है जहां दिल मानता है, लेकिन उतनी जगह जरूर रखिएगा जितनी कम से कम लाइनें हैं। एक ही लाइन के अंदर सब कुछ ना लिख दीजिए। और अगर ये डिसीजन मुश्किल हो रहा है मैं कहाँ लिखूं, मैं कहाँ जाऊं, तो बिस्मिल्लाह पढ़ें, कहीं पहुंचे। थोड़ा नीचे मैंने कर दिया है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, या अल्लाह आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तरह जरा स्लो है सर। आज असल में आप लेट पहुंचे ना तो ये भी गुस्सा कर रहा है जरा बोर्ड कि मैं भी बोर्ड लेट नजर आऊंगा। ये तो समझ नहीं आ रही कि आजकल आपको आप लेट कैसे हो सकते हैं, हालांकि बुजुर्गों ने भी बताया, फिर भी लेट हो रहे हैं आप। जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ हैं सारे। जी मिस्टर अहमद आपका मसला रिजॉल्व है प्लीज। कोई नहीं, यहाँ तक लिखे मैं अभी जस्ट में तानियाल साथ साथ लिख रहा था। 12,000 ऐड क्यों हुआ है? अगर आपने थोड़ी सी और हिम्मत कर ली तो ये बात रिपीट होने लगी है। 12,000 ऐड क्यों हुआ है? डेप्रीसिएशन पे इतराज क्या है? 21,000 क्यों ऐड हुआ है? ताकि पेमेंट अलहदा दिखा सकें, वरना डबलिंग हो जानी थी। नहीं, रीजन ये है सर।
ये टैक्स पेड सदी 29,000 की फिगर है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में टैक्स का कोई इफेक्ट नहीं है, कैश फ्लो हम बना रहे हैं, तो टैक्स पेड इज अ फिगर जिसने कैश फ्लो में प्रेजेंट होना। तो 29,000 लेजर में आया था, एक लेजर बनाया था, इनकम टैक्स पेएबल था तो एक्सपेंस लिख के पेड आया था। डेटर्स का 22,000 क्यों लेस हुआ है? लिखते रहे, वैसे ही सवाल उठा रहा हूं, या इस तरह करें, आप जहां जहां पहुंचे वहां अपने आप को बताएं, आप जिधर जिधर पहुंच रहे हैं ऐसे देख के ना लिखी जाए, जो करी जा रहे हैं क्यों कर रहे हैं। बाकी डेफिनेटली टोटल्स कहाँ कहाँ हो रहे हैं, ये एक प्रेजेंटेशन है जिससे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, फिर आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह कुछ कैश फ्लो में कैलकुलेशन की फॉर्मेलिटीज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर कंप्लीट कर लेंगे तो बताइएगा। एनी कंफ्यूजन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जी अगर नोट करते रहेंगे तो प्लीज बताते रहिए। एनीबॉडी राइटिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स? व्हाट डिड आई सर? माजरत के साथ आपको एक और नया पेज चाहिए। हेडिंग लिखें। वंस अगेन बी सीरियस प्लीज। बुक बंद कर दें अब हमें अल्हम्दुलिल्लाह सवाल जुबानी याद हो गया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हेडिंग लिखें। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ब्रैकेट में लिखें इनडायरेक्ट मेथड। अभी तक बेटा हमने एक छोटे से क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 63 पे जो सवाल था उसकी बेस पे इनडायरेक्ट मेथड का बेसिक कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह समझ लिया है, लेकिन क्वेश्चन तो इंशाल्लाह जब आप देखेंगे तो आप एंजॉय करेंगे। तो अब मैं इस वक्त विदाउट एनी क्वेश्चन इनडायरेक्ट मेथड में कैसे फिगर्स ढूंढेंगे, और सबसे बड़ा मसला ये था हमारा, अगर डायरेक्ट मेथड का आंसर ना हुआ तो हम क्या करेंगे, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डन है सर? हम अभी भी कौन सी एक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं? अभी भी किस मेथड से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अब किसी सवाल को बेस नहीं बना रहे, अब हम अपने जहन को बेस बना रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड इज ऑलवेज
प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन होगा तो उठा लिया करेंगे, नहीं होगा तो इंशाल्लाह ढूंढ लिया करेंगे। लिखना शुरू कर देंगे एक एक लाइन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स is the starting point of the cash flow from operating activities by using indirect method। दो ही क्रॉस ठीक है। देन इस प्रॉफिट में 3 तरह की एडजस्टमेंट्स की जाती हैं ताकि इसे एक्रूअल बेसिस से कैश बेसिस पे कन्वर्ट किया जा सके। अब यहां जरा 1 मिनट पेशेंस दिखाएं। नंबर 1, सबसे पहले एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश ट्रांजैक्शंस या एडजस्टमेंट्स ऑफ, एक कॉमन हेडिंग है, 3 तरह के एडजस्टमेंट्स। नंबर 1, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। वो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस जो हमारे इस प्रॉफिट के अंदर मौजूद होंगी, कैश फ्लो बनाते हुए हमारा उनसे 100% इख्तलाफ पे राय है, उनका कैश फ्लो में कोई काम नहीं है। चंद एग्जांपल आसान आसान से जरा गेम आगे बढ़ाते हैं। डेप्रिसिएशन का क्या करेंगे? और यार डेप्रिसिएशन माइनस होती क्या हो गया यार? ठीक है पीआरसी एग्जाम्प्ट है यार, क्या हो गया यार? लेस हो गई होगी, एड बैक करके कैंसिल कर रहे हैं। अमोर्टाइजेशन वर्ड में लिख नहीं रहा, लेकिन लिख लेते, क्यों नहीं लिख रहा? ठहर। अमोर्टाइजेशन इज सिंपली डेप्रिसिएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इससे ज्यादा आपको पता होने की जरूरत नहीं है। अमोर्टाइजेशन की डबल एंट्री मेरी तरफ देख के बनाया जरा। जिस तरह डेप्रिसिएशन की एंट्री है, उस तरह अमोर्टाइजेशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। बाकी इंशाल्लाह जब आप बड़े होंगे तो देखी जाएगी। कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन आप एक आध और बताएं। अच्छा इंपॉर्टेंट ये है, एक सेकंड, बिल्कुल सही आपने कहा, इंपॉर्टेंट सर जी ये है कि वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन जिनका इस प्रॉफिट पे इफेक्ट ही नहीं है, उनको एडलेस करने की कोई सेंस नहीं है। मतलब नॉन कैश ट्रांजैक्शन सब बेतहाशा है। लेट्स स्टार्ट, मैं रैंडम बोलता हूं। रिवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री बताएं। यकीनन नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ होगा। मैंने कब कहा कि नहीं? सरप्लस अगर आया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स उससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ होगा। एसेट बड़ा होगा, सरप्लस बड़ा होगा, इक्विटी में आया होगा, यकीनन इफेक्ट होगा, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स अनअफेक्टेड रहेगा। ना ऐड करने की जरूरत है ना लेस करने की जरूरत है। किन नॉन कैश ट्रांजैक्शंस की एडजस्टमेंट करेंगे जो प्रॉफिट में इफेक्ट रखती हैं? बोनस शेयर्स की एंट्री बताएं। डिविडेंड डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट नॉन कैश है, 100% नॉन कैश है, लेकिन डिविडेंड डेबिट रिटेन्ड अर्निंग से लेस होगा, शेयर कैपिटल के कॉलम में जाएगा, नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, कोई एड लेस की बहस नहीं। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, आ रहा हूं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कोई बहस नहीं है, कोई यहाँ बहस नहीं। क्या ये नॉन कैश नहीं है? लेकिन कौन सी नॉन कैश एडजस्ट होनी चाहिए जिनका प्रॉफिट पे इफेक्ट है? रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री बोलो। क्या रिवैल्यूएशन लॉस ने प्रॉफिट कम किया होगा? क्या ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है? ऐड बैक करके कैंसिल करेंगे। कौन सी नॉन कैश ट्रांजैक्शन जो यहाँ आई होंगी? बैड डेट्स से मिलाएं। क्या बैड डेट्स प्रॉफिट लॉस में आए होंगे? सर जी आए होंगे, ऐड करके कैंसिल करेंगे। ठहरे, बैड डेट्स के एंगल से जरा एक छोटी सी चीज और भी सुना, जरा एक छोटी सी चीज आपको और भी पता है, जरा गेम यही बढ़ाते हैं जरा। एक अलाउंस फॉर बैड डेट्स का कभी लेजर आपने वर्ड सुना? अलाउंस फॉर बैड डेट्स, इसका सपोज ब्रॉड डाउन बैलेंस है, प्रोविजन ब्रॉड डाउन सपोज 500, क्लोजिंग इसका बैलेंस है सपोज 400। क्या अलाउंस इंक्रीज हो जाता है? डबल एंट्री, बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस क्रेडिट। बैड डेट्स डेबिट होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, खर्चा बढ़ेगा, प्रॉफिट कम हुआ होगा, हम
ऐड बैक करके कैंसिल कर देंगे। लेकिन क्या कभी ये भी हो सकता है जो मैंने किया, क्या डिक्रीज इन अलाउंस भी हो सकता है सर? 500 क्या था, 400 क्या है, 100 किधर डिफरेंस आ रहा है? अलाउंस बढ़ रहा है कम हो रहा है? डबल एंट्री बोल दें, रिपीट कर दें, बात सही नहीं आई है। आराम से बोल रहे, मतलब आराम से नहीं, स्लोली, स्लोली नहीं, लेट मी करेक्ट माय क्वेश्चन प्लीज। आवाज ऊंची रखें लेकिन बोलते हुए जरा एंट्री आराम से, मतलब अलाउंस बैड डेट्स क्रेडिट होने से एक्सपेंस कम हो रहा है। इज इट अ नॉन कैश ट्रांजेक्शन? हमें कैसे पता चलेगा कैश कौन सी नॉन कैश कौन सी है? ना कैश डेबिट हो रहा है ना कैश क्रेडिट हो रहा है। अलाउंस डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट होने से एक्सपेंस कम होके प्रॉफिट बढ़ गया होगा, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। इसका इफेक्ट कैसे कैंसिल करूं? माइनस करके। क्या हमेशा ऐड बैक ही होगा? कब ऐड होगा? पहले लेस हुआ होगा तो ऐड करके कैंसिल करेंगे, वाइस वर्सा यार। पहले पहले ऐड हुआ होगा तो लेस करके कैंसिल कर देंगे। तो बैड डेट्स अगर होंगे तो ऐड बैक कर देंगे। और अगर रिवर्सल ऑफ बैड डेट लिख दूं वर्ड, रिवर्सल ऑफ बैड डेट्स का मतलब एक्सपेंस क्रेडिट अगर हुआ है, प्रॉफिट बढ़ा होगा, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, इफेक्ट कैंसिल करने के लिए माइनस कर दूंगा, बैड डेट्स ऐड बैक हो जाएंगे। रिवर्सल ऑफ बैड डेट्स चलेगा? क्या मतलब रिवर्सल ऑफ बैड डेट्स? बैड डेट्स क्रेडिट की बात कर रहा हूँ। क्या मतलब बैड डेट? रिकवरी और चीज है, रिकवरी इज अ कैश ट्रांजैक्शन, ये ना जूम करिए यार। बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री प्लीज कैश डेबिट, बैड डेट्स वगैरह क्रेडिट, कैश रिकवरी इज अ कैश ट्रांजैक्शन। रिवर्सल और चीज है, रिकवरी और चीज है। सब हंसे हैं, शुक्र है मैंने नहीं बोला, उस गरीब ने बोला है, इंशाल्लाह उसे याद रहेगा। ऐड कब करेंगे, लेस कब करेंगे? जर्नल रूल, पहले लेस हुई है कोई फिगर और नॉन कैश है तो ऐड बैक करके कैंसिल होगा। और अगर कोई पहले फिगर ऐड हुई है जिसने प्रॉफिट बढ़ाया हुआ है, हमारा इतराज हर नॉन कैश ट्रांजैक्शन पे है जब प्रॉफिट में है, अगर पहले लेस हुई होगी ऐड करके कैंसिल होगी, और वाइस वर्सा अगर ऐड हुई भी है लेस करके कैंसिल होगी। लेट मी फिनिश। इम्पेयरमेंट लॉस ने आप बता रहे थे, इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री बोले, अगर लॉस है तो ऐड होगा। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस भी होता है यार, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस भी हो सकता है यार। डबल एंट्री, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस से इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट हुआ होगा, इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट होने से प्रॉफिट बढ़ा होगा, कैंसिल कर देंगे, लेस करके कैंसिल कर देंगे। पहले क्या सोचेंगे, कैश ट्रांजैक्शन है या नहीं? अगर नहीं है देन सोचेंगे प्रॉफिट में इफेक्ट है या नहीं, देन सोचेंगे ऐड हुई हुई है फिगर या लेस हुई हुई है, और इंशाल्लाह अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट कर देंगे। यकीनन और भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन प्रॉफिट लॉस में हो सकती हैं, एक्सेट्रा लिख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सोचने का आइडिया हो गया है, बाकी क्वेश्चन में सोचते रहेंगे। आप भी काइंडली ऐसे ही बना लें, और अगर ये अलाउंस का लेजर छोटा सा इर्द गिर्द ही बन जाए तो अच्छा है। अल्लाह करे ये सफ़ा पूरा यूटिलाइज हो जाए, इसमें ना कोई 2-3 लाइनें बच जाए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को साथ दे रहे हैं। अगर पीआरसी कभी गलती से मेरे मुंह से निकल जाए तो काइंडली प्लीज उसकी माजरत है यार, कोशिश मैं करूंगा, लेकिन इंसान हूँ। असल में मैंने किया नहीं हुआ तो मेरा बड़ा अल्लाह का शुक्र है, दिल अब करता भी नहीं है वैसे। तो अगर कभी पीआरसी, वैसे पीआरसी सिंपली ये अल्फाबेट्स है, तो यहाँ क्लास में जरूरत नहीं है अल्फाबेट्स की, लगता है मुझे आदत है, कुछ याद हुआ है मुझे, तो काइंडली इग्नोर रखिएगा। छोड़े सर, अब क्या रब ने पर्दा रखा हुआ है, आपको लग रहा है मैंने सीए किया हुआ है, बस इतना ही काफी है।
स्पीड अप सर जी, स्पीड अप। फेयर वैल्यू गेन लॉस, बेहतरीन वर्ड हो गया, एक्सेट्रा। क्या करेंगे अगर फेयर वैल्यू लॉस हुआ होगा? ऐड करेंगे, गेन होगा तो लेस करेंगे, इंशाल्लाह वही होगा। द मोस्ट लॉजिकल टॉपिक इज कैश फ्लो, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर आपने एंजॉय किया तो बेहतरीन डबल एंट्री की रिवीजन, बेहतरीन लेजर्स की और कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन है। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग किसी ने अगर सही अंडरस्टैंड करनी है तो इससे बेहतर टॉपिक कोई नहीं। लेकिन इसके लिए रिक्वायर्ड ये है कि सारे स्टैंडर्ड्स जिसमें आपने गेन लॉस जहन में लाए आप वो जहन में हो, उनकी एंट्री जहन में आ जाए। बाकी लॉजिकली यहाँ क्या होना चाहिए, इंशाल्लाह वही होगा। नोट कर लिए सर? लिख ले, लिख ले। एक भाई ने भी इतना छोटा लेजर बनाने की कोशिश की है जितना मैंने कोशिश की है, लेकिन भाई की कोशिश मेरे से भी ज्यादा छोटी साबित हुई है। एक लाइन के अंदर ही वो लेजर मौजूद है, बेहतरीन सेटिंग हुई है। अल्लाह करे बाद में नजर आ जाए ना, कि देखें सर मेरा तकरीबन मेरे जैसा बना, मैंने भी छोटा सा बनाया। ये ओके सर? कौन सी एक्टिविटीज चल रही है सर? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, स्टार्टिंग पॉइंट। फर्स्ट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट इज नॉन कैश ट्रांजेक्शन। लिखना छोड़ दिया आपने, एक हेडिंग लंबी आ रही है, पहले वो हेडिंग समझ लो। कॉमन वर्ड्स है जी, एडजस्टमेंट ऑफ। नंबर 2, एडजस्टमेंट ऑफ दोज आइटम्स, मत लिखें। एडजस्टमेंट ऑफ दोज आइटम्स इफेक्ट ऑफ विच ये मैंने आपको एक दो दिन पहले जरा डिस्पोजल के क्वेश्चंस रिवाइज करने को कहते हैं, अभी पता चल जाता है। आपको टाइम मिला या नहीं? एडजस्टमेंट ऑफ दोज आइटम्स इफेक्ट ऑफ विच शुड बी इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मुझे बात जरा पूरी करने दीजिएगा, अब इस तरह देख लिखने का फायदा कोई नहीं। एडजस्टमेंट ऑफ, ऊपर कॉमन वर्ड्स है, सेंटेंस बन रहा है दोज आइटम्स इफेक्ट ऑफ विच शुड बी इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कहना ये मैं चाहता हूं कि समटाइम्स ये जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें आ रही होती हैं, ऐसी आइटम्स मौजूद होती हैं जिनका कैश फ्लो बनाते हुए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ताल्लुक नहीं होता, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से ताल्लुक होता है। जरा बुक खोलें, पेज नंबर ढूंढने 61 जहां डेफिनेशंस है। अभी तक हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की डेफिनेशन का जितना हिस्सा पढ़ा है वो जरा पढ़ के रिवाइज कर लेना। अगर कोई फिक्स एसेट खरीदा है तो उसका कैश आउटफ्लो इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर कोई फिक्स एसेट बेचा है तो उसका कैश इनफ्लो इज आल्सो एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहां तक याद आ गया? बाकी जो आगे लिखा हुआ है इंशाल्लाह एक आध दिन और था। देन सर जी जरा कैंडी एक सेकंड प्रॉफिट जेन में लाया जरा। अगर कोई आपने फिक्स एसेट ड्यूरिंग द ईयर बेचा है तो उसका कोई गेन या लॉस इस प्रॉफिट के अंदर आ रहा होगा, अदर इनकम में गेन आ रहा होगा और अदर एक्सपेंसेस में कहीं लॉस आ रहा होगा। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हुए क्या गेन ऑन डिस्पोजल या लॉस ऑफ ऑन डिस्पोजल प्रॉफिट एंड लॉस में आने पे हमें कोई एतराज है? हरगिज नहीं, नो नो। प्रॉफिट लॉस बनाते हुए हमें क्या एतराज है? प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए क्या एतराज है? प्रॉफिट में शामिल होना हरगिज इशू नहीं है, लेकिन क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट गेन्स लॉसेस के लिए है या रिसीट्स एंड पेमेंट्स के लिए है? अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक नौजवान लगता है किसी दोस्त का मैसेज पढ़ के मुस्कुरा रहा है, ना कर यार। डिस्पोजल अकाउंट कभी आप लोगों ने बनाया है?
फुल फ्लेज डिस्पोजल अकाउंट्स आज से अब आने शुरू हो गए हैं। इन जमानों के लिए उस जमाने में डिस्पोजल अकाउंट मैं बनाया करता था, तो अभी बता देता, मुझे पता था वहां बताऊंगा, तो आज फिर बताऊंगा तो बात बनेगी। मैं रेफरेंसेस लिखूंगा, आपने एंट्रीज बतानी। जी पहली एंट्री बोल दे बोल दे बोल दे। नजर आ रहे हैं रेफरेंसेस यार? एसेट डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, वो पहले नजर आया, गेम खत्म हो गई। मेरे से दोबारा सुन ले, चेक करें मैं सही बोल रहा हूँ। कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट बाय 5 लाख, disposal debit asset credit by 6 lakh, and accumulated appreciation debit disposal credit by 4 lakh. I am assuming separate ledger of accumulated appreciation. मेरा डिस्पोजल अकाउंट कैलकुलेटर पकड़े, अपना समझ के बैलेंस करवा दे। 9 लाख क्रेडिट साइड में बना। WDV किसी को पता है कितनी है इस एसेट की? 2 लाख, 6 लाख माइनस 4 लाख बनी नजर आ रही है, कैलकुलेटर जहन में चल रहा है। 2 लाख WDV है, 5 लाख पे बेचा है, 3 लाख गेन। कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है। क्या ये गेन ऑन डिस्पोजल प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा है? अब मेरी बात मुसलसल गौर से सुन के 2 मिनट जरा दे मुझे। अगर मैं आपसे कहूं कि ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोजल हुई है और डिस्पोजल के रिजल्ट में गेन आया है, कैश फ्लो बनाते हुए ये अंडरस्टूड बहस है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पहले बन चुकी है, एंट्रीज हो चुकी हैं, स्टेटमेंट्स बन गई हुई हैं, हम बस कैश फ्लो बना रहे हैं। क्या अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बन चुकी हो तो 3 लाख का ये गेन हमारे इस प्रॉफिट के अंदर पॉजिटिव आ रहा होगा, कहीं अदर इनकम में बेचारा शामिल होगा, और गेन ऑन डिस्पोजल के नाम से 3 लाख रुपया हमारे प्रॉफिट में आ रहा होगा। पॉजिटिव आ रहा होगा, नेगेटिव आ रहा होगा? हमें इसके प्रॉफिट के अंदर आने पे कोई एतराज हरगिज नहीं है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर बना रहे हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट गेन्स लॉसेस के लिए नहीं है। गेन लॉसेस के लिए तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बन चुकी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट रिसीट्स एंड पेमेंट्स के लिए है। दोबारा जरा डिस्पोजल अकाउंट गौर से देखें। क्या आपको पता है इसमें जो ये 5 लाख कैश डेबिट हो रहा है, ये अकॉर्डिंग टू द पेज नंबर 61 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की डेफिनेशन के मुताबिक ये 5 लाख एज एन इनफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की हेडिंग में नजर आना चाहिए। मैं इस वक्त आपके सामने कौन सी एक्टिविटीज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए। जब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बन जाएंगी उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एक लाइन इस डेटा के मुताबिक ये भी होनी चाहिए कि हमें कुछ लिखना चाहिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एसेट, और उसके सामने 5 लाख पॉजिटिव क्यों होना चाहिए? कैश इनफ्लो हो रहा है, पॉजिटिव होना चाहिए। एनी एतराज इन माय वर्ड्स? लेकिन मेरे भाइयों, अगर फॉर एग्जांपल प्रॉफिट के अंदर गेन आ रहा हो, विजुलाइज प्लीज, प्रॉफिट के अंदर 3 लाख गेन आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 5 लाख पॉजिटिव इनफ्लो आना चाहिए। अगर मैं कुछ ना करूं, सिर्फ 5 लाख को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पॉजिटिव लिख दूं, तो क्या इस कैश फ्लो में गेन का इफेक्ट भी आ रहा होगा और रसीद का इफेक्ट भी आ जाएगा? किसी को समझ आ रहा है सर? प्रॉफिट में क्या तो आ ही रहा था, लेकिन कैश फ्लो में 5 लाख की रिसीट आनी चाहिए जाके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो क्या मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के प्रॉफिट में से ये 3 लाख का गेन कैंसल करना होगा? क्या कैश फ्लो गेन्स के लिए होती है यार? कैश फ्लो तो रिसीट्स के लिए है, लेकिन क्या मेरे प्रॉफिट के अंदर गेन आ रहा है?
तो मुझे उस गेन को कैंसल आउट करने के लिए प्लस कर देना होगा। क्यों माइनस करवा रहे हैं यार? कैश फ्लो इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ गेन, इट इज फॉर द पर्पस ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स। अगर मैंने गेन का कुछ ना किया तो प्रॉफिट में गेन भी आ जाएगा और रिसीट भी आ जाएगी। आना ही सिर्फ रिसीट चाहिए अगर कैश फ्लो है तो गेन को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, क्योंकि प्रॉफिट लिखा हुआ है इसलिए गेन को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लेस कर देंगे। क्यों लेस कर देंगे? ताकि इसका इफेक्ट कैंसल हो जाए। हमें गेन पे क्या एतराज है? गेन तो अच्छा होता है यार, उससे प्रॉफिट बढ़ जाता है। कैश फ्लो में नॉन कैश रहने देते हैं, ये मुनासिब वर्ड नहीं है। अगर होता वहीं लिख देता मैं, गेन के लिए कैश फ्लो बनी नहीं है। वरना ये कहना नॉन कैश मुनासिब नहीं है। 5 लाख आया है कैश, उसके अंदर 3 लाख गेन वाला कैश भी है। नहीं, मैंने किसी को भी नहीं कहा, जिसने भी कहा, अगर जेन भी आया, ये एज अ नॉन कैश ट्रांजेक्शन मुनासिब नहीं है। गेन का कैश आया है, लेकिन सही वर्ड्स क्या है? कैश फ्लो गेन्स के लिए नहीं। तो गेन को करें कैंसल और उसके बाद रिलैक्स होकर लिख लें रिसीट फ्रॉम डिस्पोजल। यहां तक वर्ड्स मेरे को समझ आ गए? अब मेरी हेडिंग समझ आ सकती है जो मैंने लिखी थी, एडजस्टमेंट ऑफ दोज आइटम्स इफेक्ट ऑफ विच शुड बी इन। अब ये आइटम, गेन वाली आइटम प्रॉफिट के अंदर आ रही है, हालांकि इसका इफेक्ट ऑफ रिसीट इन्वेस्टिंग में आना चाहिए था, लेकिन अभी ये दोज इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुई, अभी दो आइटम्स नहीं बनी, अभी एक आइटम बनी है। लेकिन बाकी जो 2-3 एग्जांपल्स हैं, मेरा ख्याल है कि आप इंडिविजुअली ट्राई कर सकते हैं। क्या डिस्पोजल पे लॉस भी हो सकता है? क्या डिस्पोजल पे लॉस भी हो सकता है? क्या उस लॉस को भी कैंसिल होना चाहिए? लॉस लेकिन कैसे कैंसिल होगा? ऐड बैक करके कैंसिल हो जाएगा। तो गेन या लॉस हम कैंसिल कर देंगे और ढूंढ के जो रसीद है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्रेजेंट करते हैं। रीजन क्लियर हो गया सबको? गेन लेस क्यों हो रहा है? पहले ऐड था। लॉस ऐड क्यों हो रहा है? पहले लेस था, जो पहले लेस था वो ऐड होके कैंसिल हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा, जो पहले ऐड था वो लेस होके कैंसिल आउट हो जाएगा। एक एग्जांपल मैंने जरा और देनी है, उसके बाद ये हेडिंग आप लिखेगा। प्लीज फुल कंसंट्रेशन। वर्ड्स मैंने लिखे हैं, आपके एक फेवरेट चीजों में से एक चीज आई है डिविडेंड, लेकिन इनकम वाली। डिविडेंड अगर आपके ज़हन में डिक्लेयर्ड आया तो एंट्री बोला करो। दिस ट्रांजैक्शन इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, यहां तक मैं मान लूंगा डिविडेंड डेबिट पेबल क्रेडिट, बट हैज नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। डिविडेंड कहां जाना है, कहां जाना है, कहां जाना है? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस होना, और पेबल तो वैसे ही लायबिलिटी है। लेकिन मैंने वर्ड्स लिखे हैं डिविडेंड इनकम। क्या हमारे प्रॉफिट में डिविडेंड इनकम हो सकती है? सर जी हो सकती है। पेज नंबर 62 देखें जरा, 61 ही है, सॉरी 61। पेज नंबर 61 के एंड में जाएं। क्या डिविडेंड रिसीव्ड आपको पता है कौन सी एक्टिविटी है? कहां लिखा है? बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। इंटरेस्ट रिसीव भी नजर आ रहा है। दोनों के लिए प्रेफरेबल क्या है? लेकिन क्या आपको पता है डिविडेंड इनकम में और डिविडेंड रिसीव्ड में डिफरेंस हो सकता है अगर डिविडेंड रिसीवेबल हो? यार क्या बोली जा रहा हूं यार। अगर डिविडेंड पेबल हो तो फिर किस किस में फर्क होगा? पेज 60 देखें यार, ना इस तरह तो जालिम ना बनेगा। डिविडेंड पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग अगर है तो डिविडेंड डिक्लेयर्ड में और पेड में फर्क होगा। और अगर डिविडेंड इनकम है तो इनकम मिलनी होती है या देनी होती है? इनकम पेबल होती है। ऐसी इनकम को रहने दो जो पेबल है। इनकम रिसीवेबल होती है, एक्सपेंसेस पेबल होते हैं। तो डिविडेंड रिसीवेबल का लेजर हो सकता है? हो सकता है सर। एक जरा बनवाएंगे जरा फिगर्स। मैं सोचता हूं ब्रॉड डाउन रिसीवेबल हो सकता है, लायबिलिटी होगी सपोज 50,000। अगर इस साल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ हो, किसी कंपनी ने किया हो और आप उस कंपनी में शेयर होल्डर हो, तो वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी जब कंपनी, आपके एंट्री करेंगे हिम्मत
डिविडेंड इनकम, डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट। यार इनकम तो क्रेडिट होती है, मैंने डेबिट साइड पे लिख दी है। क्या एंट्री बन गई भाईजान? रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट। कितना टोटल रिसीवेबल हो गया? 3,50,000। फर्ज करें 80,000 रुपया रिसीवेबल रह गया। कैलकुलेटर उठा लें, कैलकुलेटर उठा लें, उठा के जीरो भी तो दबाएं। 3,50,000 माइनस 80,000, 2,70,000 आपने क्या निकाला? डिविडेंड पेड तो नहीं खुदा ना खास्ता निकाल लिया। 350 में से अगर 80 रिसीवेबल रह गया है तो इसका मतलब 2,70,000 रुपया हमने कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट किया होगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम? 3 लाख। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ receipt? Why the income is different from receipt? Because of opening closing creditors, opening closing receivable, dividend receivable होने की वजह से इनकम और रिसीव में फर्क आ गया है। ये लेजर अब गौर से देखें और गेम को अगर आगे बढ़ा लें, आपके लिए लिखा है, टेंशन फ्री रहे। आखिरी लेजर, इसके बाद आपने लिखना, फिर दोबारा गेम आगे बढ़ाएंगे। ये जो डिविडेंड इनकम लिखी है मैंने 3 लाख, क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस में आ रही होगी? कहा? अदर इनकम। अब पेज नंबर 61 देखें, क्या डिविडेंड रिसीव्ड कैश फ्लो में कहीं आना है? कहा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अब बोर्ड में देखें जरा, प्रॉफिट जो हमने उठाया होगा प्रॉफिट एंड लॉस में से, उसमें 3 लाख इनकम आ रही होगी। हालांकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में 2,70,000 रुपया डिविडेंड रिसीव के नाम से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नजर आना चाहिए। प्लीज, प्रॉफिट में क्या आ रहा होगा? 3 लाख की इनकम। कैश फ्लो में किधर कितना आना चाहिए? इन्वेस्टिंग में 2,70,000 आना चाहिए। तो अगर मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाऊं और डिविडेंड रिसीव्ड के सामने 2,70,000 रुपया लिख दूं, कहां जाऊं? इन्वेस्टिंग में। डिविडेंड रिसीव के सामने 2,70,000 लिख दूं तो कोई इशू तो नहीं है? इशू तो नहीं है, लेकिन प्रॉफिट जहन में लाएं, क्या उसके अंदर इनकम भी है? तो क्या उस इनकम का इफेक्ट इस कैश फ्लो में आ रहा है? क्या आना चाहिए? क्या मुझे कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? किस में से क्या क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट में से इनकम प्लस करनी पड़ेगी या माइनस करनी पड़ेगी? और यार इनकम ऐड होती है, क्यों लेस करनी पड़ेगी? पहले ऐड तो हुई भी ओके, लेकिन लेस की मकसद लेस करके कैंसिल कर देंगे और रिलैक्स होके बाद में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाके रिसीव्ड की अमाउंट लिख देंगे। अगर इस 3 लाख को कैंसिल ना किया तो कैश फ्लो में ये 3 लाख का इफेक्ट भी आ रहा होगा और 270 का भी आ रहा होगा, टोटल 5,70,000 हो जाएगा। 5,70,000 कैसे हो जाएगा? 3 लाख इनकम भी है, 2,70,000 रिसीट भी है। कैश फ्लो में रिसीट तो आनी चाहिए, लेकिन इनकम को कैंसिल करके लिखना पड़ेगा। कुछ मेरी बात किसी को समझ आई है? अब हेडिंग समझ आ गई जो हेडिंग मैंने लिखी है? क्या हेडिंग लिखी थी मैंने? एडजस्टमेंट ऑफ दोज आइटम्स। प्रॉफिट में समटाइम कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिनका इफेक्ट कैश फ्लो के मुताबिक इन्वेस्टिंग में आना चाहिए, तो जो इफेक्ट पहले आ रहा होगा उसे हमें कैंसिल करने के लिए, अगर लेस हुआ होगा तो ऐड करके कैंसिल हो रहा होगा, और वो इफेक्ट अगर ऐड हुआ हुआ तो उसको लेस करके कैंसिल करना होगा। और भी चीजें हो सकती हैं। मैंने एक सेक्टर लिखा है, साथ मैंने 2 लेजर्स बनाए हैं, लेकिन वो खतरनाक काम अब ना कीजिएगा। लेजर्स के लिए अगर जगह थोड़ी सी कहीं नेक्स्ट पेज पे बन जाए तो वहां बना लें, खुला खुला करें। मेरा ख्याल है पहले आप ये नोट कर लें यहाँ तक, मैं फिर लेजर्स अभी बाद में दिखाता हूँ, ना ज्यादा छोटा हो जाएगा। पहले आप यहाँ तक लिखें। क्या एक और सफा लग जाएगा?
ये ऑनलाइन स्टूडेंट को यही ख्याल है जो साथ दे रहा है मेरा। उधर ही बनाना है सर जी, उधर ही बनाएगा, टेंशन ना ले, जगह है राइट साइड पे, टेंशन ना ले, बहुत जगह है। हरगिज अगला सफा यूज ना करें, वही बनाएगा, टेंशन फ्री रहे। साथ वाले को भी हेल्प करें यार, इधर बनाने बना जगह है। यकीनन ये पैसे अपने डैडी से लेकर रजिस्टर खरीदा है, इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक इसका पेन का एक एक डॉट इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये चीज उस वक्त भी जहन में लाया करें जब आप डैडी के पैसों से मोबाइल में बैलेंसेस लोड करवाते हैं, उस वक्त भी केयरफुली यूज किया करें। जी ठीक है, मतलब वो तो ठीक है, केयरफुली यार, मैंने कहा यूज, मैंने कब कहा यूज ना करें, मैंने यूज से पहले एक वर्ड लगाया, केयरफुली। लग रहा है कि जो गेन ऑन डिस्पोजल की फिगर हुआ करेगी वो डिविडेंड इनकम से मैच कर जाया करेगी, और लॉस की फिगर दी नहीं हुआ करेगी। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर वेटिंग फ्रॉम साइड। ये हो गया पढ़ाई? अच्छा, बीच में मैंने जस्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वैसी समझाने के लिए बनाई है, मेरा ख्याल इस वक्त सिर्फ आप लेजर्स बना लें, ये तो बीच में जस्ट मैंने दिखाने के लिए बनाई कि मतलब जस्ट विजुअलाइज के ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहीं नजर आएंगी। दो लेजर्स हैं, डिस्पोजल का और डिविडेंड रिसीवेबल का, ये जरा बना लें ताकि थोड़ा सा यूज टू होना शुरू हो जाए। पहले डिस्पोजल अकाउंट बना लें, जरा मैं बड़ा कर देता हूं। डिस्पोजल अकाउंट की एंट्रीज याद आ गई हैं? डिविडेंड रिसीवेबल का लेजर समझ आ गया? डिविडेंड रिसीवेबल डिक्लेयर किया तो पे करेंगे, और अगर इनकम हुई है तो रिसीव करेंगे। सोचे तो रखिए बनाते हुए, डिक्लेयर किया है तो पे करेंगे, और अगर कमाया है तो, इनकम हुई है तो रिसीव करें, रिसीव होगा। इनकम्स रिसीव होती हैं और एक्सपेंसेस पे होते हैं। ख्वाहिशात अपनी जगह हो सकती हैं, एक्सपेंसेस रिसीव हो जाएं और इनकम भी रिसीव हो जाए, लेकिन एक्सपेंसेस पे होते हैं और इनकम्स रिसीव होती हैं। इनकम ना मिली हो तो रिसीवेबल होती है, और एक्सपेंस ना दिया हो तो पेबल होता है ना। क्या डिविडेंड इनकम और डिविडेंड रिसीव्ड की अमाउंट सेम हो सकती है? डिफरेंट तो हो सकती है, क्या सेम हो सकती है? अच्छा, अगर सेम हो, रेडी है सर, इकट्ठे हो गए वहां? अगर ये दोनों अमाउंट फॉर एग्जांपल सेम हो, बिकॉज रिसीवेबल ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, तो जरा इंडिविजुअली सोचें, कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सोचा सोचा सोचा, एक मिनट में जरा कंप्लीट कर लें सर। ये ऑनलाइन स्टूडेंट सबने लिखे हुए, नोट कर लिया सर सबने? अगर 3 लाख इनकम है, 3 लाख ही रिसीव्ड है, हिम्मत कर लीजिएगा जवान, हिम्मत कर लें, कर लें, कर लें। तो मेरा तो ख्याल है कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है।
और यार इनकम पहले ही आ रही होगी और वही रिसीव्ड है। कर दे हिम्मत, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है। असूलन या तो कुछ ना करें, कुछ ना करें, कुछ ना करें, लेकिन कुछ नहीं करेंगे तो डिविडेंड रिसीव नजर नहीं आएगा। कहां नजर आना चाहिए? इन्वेस्टिंग में। लेकिन अगर जस्ट नजर आने के लिए पॉजिटिव लिख लिया तो कहां भी आ रहा था और कहां भी आ गया, प्रॉफिट में भी आ रहा है और कैश फ्लो में भी आ गया है। क्या करना पड़ना है? उसी तरह जैसे क्या किया था, जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस का कुछ किया था, यहाँ डिविडेंड इनकम फिर भी कैंसल करनी पड़नी है, वरना डबलिंग हो जानी है। प्रॉफिट में भी आ रही है, कैश फ्लो में भी आ गई है, प्रॉफिट वाली फिर भी लेस करनी पड़ेगी। इन अदर वर्ड्स डिविडेंड इनकम माइनस होनी है और डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग में आना है। उसी तरह शायद जिस तरह प्लीज इंटरेस्ट एक्सपेंस का क्या करके क्या होना है, ऐड करके लेस होना है, लेकिन ये क्योंकि इनकम है इसलिए लेस करके ऐड होनी है। अजीब जादू है। किसी एक ने भी मेरा साथ इसलिए नहीं दिया, जब सवाल करेंगे तो देखी जाएगी इतनी जल्दी क्या है। जी सर, यहाँ कितनी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं? इन्ना लिल्लाहि वो दो ही हुई हैं, नंबरिंग दो है। अगर नंबरिंग दो हो तो तीन हो जाती हैं। प्लीज दो ही एडजस्टमेंट्स हुई हैं। किस में एडजस्टमेंट करवाई जा रहे हैं आप? अब आ रही सर नंबर 3 एडजस्टमेंट। ऊपर वर्ड कॉमन है, रहने दे, भी हेडिंग लिखने को रहना है। ऊपर मेन कौन से वर्ड्स हैं जिसे मैं लेके चल रहा हूँ? एडजस्टमेंट ऑफ सम आइटम्स ऑफ, इस पे जरा जाते जाते फुल कंसंट्रेट जरा। सम आइटम्स ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। किसी को पता है ये इनडायरेक्ट मेथड बनाते हुए हमने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की कुछ आइटम्स की एडजस्टमेंट की है। सॉरी, सम आइटम्स, एडजस्टमेंट ऑफ सम आइटम्स ऑफ, सॉरी, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। किसी को याद आता है कोई की एडजस्टमेंट? कौन सी? डेटर, स्टॉक, क्रेडिटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस। सम का मतलब सारी एडजस्टमेंट्स नहीं होती। ये सम कौन सी होती हैं? सम आइटम्स ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज टू कन्वर्ट incomes and expenses into receipts and payments। इस सफे को छोड़ दें जिस सफे पे आप हैं, पिछले पेज पे पहुंच जाएं जहां अभी आपने टू कन्वर्ट लिखा था पहली दफा। वो सफा जो कल आपने बनवाना शुरू किया था और आज आपके रजिस्टर पे आया, उस पे पहुंच जाना जहां आप लिखा था टू कन्वर्ट। मिल गया सबको? सर जी मिल गया सर। डेटर्स के 22,000 की बात कर रहा हूं यार, क्या ये एडजस्टमेंट करनी पड़ती है? ताकि स्टॉक के 45,000 की बात कर रहा हूं, ताकि क्रेडिटर्स के 5,000 की बात कर रहा हूं, ताकि और प्रीपेड एक्सपेंसेस के 2,000 की बात कर रहा हूं। अब कल से लेके अभी तक का जो लम्हा है, मैंने आपके साथ लॉजिकली डिस्कस किया कि 22,000 प्लस करूं, माइनस करूं, 45,000, 5,000, 2,000, जैसे वो प्लस माइनस करने से रसीद और पेमेंट बन रही थी हमने वैसे कर दिया। लेकिन बार बार सवाल ये जहन में उठ रहा था कि यार ये तो डायरेक्ट मेथड सामने है इसलिए हो रहा है। अब मैं इंशाल्लाह आपसे बात ये करने लगा हूं कि अगर डायरेक्ट मेथड दूर दूर तक भी ना हो और क्वेश्चन आप इनडायरेक्ट मेथड से कर रहे हो, तो वही एडजस्टमेंट्स कैसे की जा सकती हैं। लॉजिकली अब बहस खत्म हो गई है। एग्जाम में इतना सोचना कि सेल आ रही होगी, रसीट इतनी है, इतना प्लस माइनस, जरा मुश्किल काम है।
तो लॉजिकली वही है जो हुआ है, लेकिन उसका एक शॉर्टकट आपको बताने लगा हूं। क्वेश्चन अपने सामने रख लें आप, पेज नंबर 63। जी मेरा ख्याल है कि एवरीथिंग इज ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज ओके विद रिस्पेक्ट टू द आवाज मेरी और स्क्रीन। सॉरी फॉर क्वेश्चन, मेरा ख्याल है आपको महसूस हुआ कि बनता नहीं है जवाब। इस वक्त अब लॉजिकली डिस्कशन होने लगी है या शॉर्टकट बताने लगा है? लॉजिकली डिस्कशन जरूर ज़हन में रहनी चाहिए, वरना बंदा डी ट्रैक हो जाता है। लेकिन एग्जाम में शॉर्टकट सिंपल क्या है? आपके सामने आंसर भी है, आंसर इनडायरेक्ट वाला है, और सवाल में पेज नंबर 63 है। कल थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया था, आए वो आइडिया फाइनल करते हैं। डेटर्स का कैलकुलेटर पकड़, डेटर्स का ओपनिंग है, स्पीड अप स्पीड अप। सवाल सेम है, पेज 63 है ना ये। डेटर का ओपनिंग है 30, क्लोजिंग है 52। 22,000 का फर्क तो यहां से आ गया। पॉजिटिव नेगेटिव का कैसे पता चलेगा? करंट एसेट की अगर कोई फिगर उठा रहे होंगे और उसमें इंक्रीज आ रहा होगा, तो इट विल बी अ नेगेटिव फिगर इन द कैश फ्लो। इसको भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, हमारा बेसिक अकाउंटिंग का नॉलेज हमें हेल्प करेगा। डेटर्स में इंक्रीज आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है? 22,000 से इंक्रीज आ रहा है। क्या मैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकता हूं डेटर्स में इंक्रीज का मतलब डेटर्स डेबिट हो रहे हैं? तो डेटर्स अगर डेबिट हो रहे हैं तो डबल एंट्री तभी पूरी होगी जब कैश फ्लो के एंगल से वो क्रेडिट हो रहे होंगे। कैश फ्लो क्या चीज है? तो डेटर इटसेल्फ डेबिट हो रहे हैं। सेकंड इफेक्ट के तौर पे कैश फ्लो में अगर ये फिगर आनी है तो क्रेडिट होके आने का मतलब कैश फ्लो के एंगल से पॉजिटिव लिखूंगा या नेगेटिव लिखूंगा? एक और अगला करने, अभी बात शायद फाइनल नहीं हुई। 22,000 समझ आ गया? एक सेकेंड, स्टॉक में आ रहा, स्टॉक का ओपनिंग क्या है? कैलकुलेटर कहाँ है? क्लोजिंग कहाँ है? डिफरेंस कितना है? ये भी स्टॉक में इजाफा है, स्टॉक भी करंट एसेट है, स्टॉक बढ़ रहा है, डेबिट हो रहा है। सेकंड इफेक्ट कैश फ्लो में नेगेटिव मींस क्रेडिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो बहस कल हो गई है, ताकि परचेज बन जाए, ताकि रिसीट बन जाए। आज क्या डिस्कस हो रहा है, क्यों डिस्कस हो रहा है? ये एक शॉर्टकट सोचा जा रहा है, और क्या सामने आज नहीं है? आज डायरेक्ट मेथड अलहमदुलिल्लाह सामने, सवाल सामने, सीधा सवाल सामने। प्रीपेड अगर कमाए फिर मजा, प्रीपेड का ब्रॉड डाउन बताएं। 16,000 है, कैरी डाउन क्या है, डिफरेंस क्या है? 2,000 है, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस कम हो रहे मींस क्रेडिट हो रहे हैं। अगर वो इट सेल्फ क्रेडिट हो रहे हैं तो कैश फ्लो में सेकंड इफेक्ट डेबिट मींस पॉजिटिव आ जाए। क्या वही आ रहा है जो हमने लिखा हुआ अपने रजिस्टर में? क्या अगर डायरेक्ट मेथड ना भी हो तो ये मसला हल हो जाएगा? करंट एसेट्स में अगर इंक्रीज आ रहा होगा तो इट विल बी अ नेगेटिव फिगर इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, और अगर करंट एसेट्स की किसी आइटम में जो हमने उठाई है डिक्रीज आ रहा होगा तो इट विल बी अ पॉजिटिव फिगर इन कैश फ्लो। मेरी सजेशन पॉजिटिव नेगेटिव की बजाय डेबिट क्रेडिट पे ज्यादा रहेगी। करंट एसेट्स का बढ़ना का मतलब डेबिट है, कैश फ्लो में क्रेडिट नेगेटिव इफेक्ट आएगा, वाइस वर्सा बोलते हैं। करंट एसेट्स क्रेडिट का मतलब कम हो रहे थे, कैश फ्लो में डेबिट पॉजिटिव फिगर आ जाएगी। और यही जो रूल आपने बोला है ये उलट हो जाएगा करंट लायबिलिटीज के लिए, लेकिन वहां भी डेबिट क्रेडिट इज द बेस्ट सोल्यूशन। क्रेडिटर्स ढूंढना, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बताएं, क्लोजिंग बताएं। क्या क्रेडिटर्स में कमी आ रही है? क्रेडिटर्स कम होने का मतलब क्रेडिटर्स डेबिट हो रहे हैं, वो क्रेडिट हो रहे हैं। पहले क्रेडिटर्स पे फोकस करना, इधर आराम से हो जाना। क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, और क्रेडिटर्स कम होने का मतलब
डेबिट हो रहे हैं कैश फ्लो में, क्रेडिट मींस नेगेटिव आंसर आता है। ये इस वक्त लॉजिकली डिस्कस हो रहा है या क्वेश्चन सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका हो रहा है? क्या जो आप लोगों ने मुझे आंसर फाइनली बताए, किसने बताए हैं वैसे? क्या रजिस्टर में जो आपने आंसर सॉल्व किया उनमें वही है? आए जल्दी से देखता, मुझे लगता है वहां उलट है, जो हमने कहा उससे उलट है। डेटर्स तो भर रहे हैं, वह नेगेटिव लिखा हुआ है। ये कैश फ्लो देख रहे हैं हम, डेटर्स बढ़ रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, कैश फ्लो में क्रेडिट हो रहे हैं। हिम्मत हिम्मत, स्टॉक बताएं जल्दी जल्दी। स्टॉक इटसेल्फ बढ़ रहा है, डेबिट हो रहा है, कैश फ्लो में क्रेडिट हो रहा है। प्रीपेड पहले बताएं, प्रीपेड क्रेडिट हो रहे हैं, कैश फ्लो में डेबिट पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, और क्रेडिटर्स डेबिट हो रहे हैं और कैश फ्लो में क्रेडिट फिगर नजर आ रही है। वो जो चौथी चीज है जो इस वक्त नजर नहीं आ रही, वो हो सकती है अगर लाइबिलिटीज बढ़ रही होंगी, अगर लाइबिलिटीज कोई होंगी बढ़ रही होंगी तो वो क्रेडिट हो रही होंगी। कैश फ्लो में सेकंड इफेक्ट डेबिट आता है। डेबिट मींस पॉजिटिव, कैश फ्लो कैश के एंगल से, कैश क्रेडिट मींस नेगेटिव, कैश डेबिट मींस, तो कैश फ्लो को हमने कैश के एंगल से बस सोच के बात खत्म कर लेंगे। रूल 4 बन जाएंगे। करंट एसेट्स की कोई आइटम अगर उठाएंगे और इंक्रीज आ रहा हो तो इट विल बी अ, मैं लिख तो वही रहा हूं जो आप मुझे कह रहे हैं, लेकिन मैं कहना ये चाहूंगा CSF लिख रहा हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले मेरी एब्रीविएशन समझ लग रहा, एक फेवरेट आपका वर्ड मैंने लिखा CA, यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। करंट एसेट्स में अगर इंक्रीज आ रहा होगा तो वो डेबिट हो रहे हैं, और सेकंड इफेक्ट के तौर पे कैश फ्लो स्टेटमेंट नेगेटिव का मतलब क्रेडिट हो रही है, कैश फ्लो हमारी क्रेडिट हो रही है। आप इसी तरह मुझे 3 सेंटेंसेस और बनवा सकते हैं क्या? करंट एसेट्स क्रेडिट अगर हो रहे हैं तो कैश फ्लो डेबिट हो रही है, और कैश फ्लो डेबिट होने का मतलब कैश फ्लो में एक पॉजिटिव फिगर आ रही है। वाइस वर्सा की भी जरूरत नहीं है, बना मैं लूंगा, लेकिन आप डेबिट क्रेडिट ज़हन में रखें। करंट लायबिलिटीज की किसी आइटम में अगर इंक्रीज आ रहा होगा तो क्रेडिट हो रही है, और कैश फ्लो में डेबिट मींस पॉजिटिव फिगर आ जाएगी। और करंट लायबिलिटीज में अगर कभी कोई डिक्रीज आ रहा होगा तो इट विल बी अ नेगेटिव फिगर इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई होप के जो हुआ है वही हमने किया है। तो ये रट्टा लगाना तो बेटा कोई इशू नहीं था, लेकिन जस्ट रट्टे से काम बनता नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें कम से कम ये जरूर याद होना चाहिए। ये है क्या जो याद होना चाहिए? आपने देख के लिखना शुरू कर दिया, मैंने गायब कर दिया। नहीं, इस तरह तो बात नहीं बनी। मतलब मैंने क्या बताया? मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ ये कहा है कि जिन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की फिगर्स लिख के रिसीट्स एंड पेमेंट्स बननी है, उनमें से अगर कोई करंट एसेट की आइटम आएगी और वो डेबिट हो रही होगी तो कैश फ्लो में नेगेटिव क्रेडिट फिगर होगी। जब रिपीट कर दीजिएगा, करंट एसेट्स में अगर कमी आ रही होगी तो पॉजिटिव फिगर आ जाएगी, क्रेडिट डेबिट हो रहा होगा। करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ रही है, क्रेडिट डेबिट हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और करंट लायबिलिटीज अगर कम हो रही है, डेबिट क्रेडिट इधर हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बोर्ड से देख लीजिए। कैश फ्लो की नेचर क्या है? कैश फ्लो इज अ बेटा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इन अ स्टेटमेंट फॉर्म। आ गया सर, आ गया, वो भी आने लगा सर। एक मौका तो दें, एक गरीब को चांस तो दें। मेरे साथ रहेगा, स्क्रीन स्लो हो गई है, 1 मिनट आ गई। ये कैश फ्लो बेटा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब कैश एंड बैंक अकाउंट है ये। तो कैश डेबिट होगा तो कैश फ्लो में पॉजिटिव आ जाएगा, और कैश क्रेडिट होगा तो कैश फ्लो में नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है जी, प्लीज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इन अ स्टेटमेंट फॉर्म। तो करंट एसेट्स की किसी आइटम में अगर इंक्रीज है तो मींस डेबिट है, उसमें डेबिट है, और ऑपोजिट इफेक्ट कैश फ्लो के एंगल से। डबल एंट्री ऐसी पूरी होती है ना, एक डेबिट इफेक्ट के अगेंस्ट क्या करते हैं, डेबिट के अगेंस्ट एक क्रेडिट है, तो कैश फ्लो में उसका फिर क्रेडिट इफेक्ट अगर आ रहा है तो कैश के एंगल से फिर वो नेगेटिव फिगर हो जाएगी, कैश क्रेडिट के एंगल से। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ आपने साथ दिए?
आई होप कि बहुत से नौजवान जो कल से लेकर टेंशन में थे अगर इनडायरेक्ट मेथड ना हुआ तो हम क्या करेंगे, मैंने उस वक्त भी आपसे रिक्वेस्ट की कि इंशाल्लाह 2 मिनट में कर लेंगे। मेन मसला ये नहीं था, मेन मसला कुछ और था, लेकिन आई होप कि कुछ खौफ खत्म हो गया। क्या हर सवाल पहले डायरेक्ट से होगा तो इनडायरेक्ट से होगा? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर प्लीज? ये एरोज ऊपर नीचे का मतलब क्या है? सीए तो चलो समझ आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखा है, ये सीएल क्या है? आई होप के सीए मींस करंट एसेट्स है और नीचे सीएल करंट लायबिलिटीज के लिए है। बाकी भी ठीक है, चलो ये सीएफएफ क्या है? ये बेटा अगर करंट एसेट्स डेबिट है, करंट एसेट बढ़ने का मतलब है करंट एसेट्स डेबिट है, तो डबल एंट्री बेटा इसी तरह पूरी होती है ना कि फिर क्रेडिट होगा। अगर करंट एसेट डेबिट है तो इसका ऑपोजिट इफेक्ट फिर क्रेडिट ही होगा ना, तो कैश फ्लो में क्रेडिट का मतलब नेगेटिव फिगर है। ये बेटा अगर डिविडेंड इनकम है और वो रिसीवेबल है तो इनकम क्रेडिट होती है, लेकिन अगर पैसे नहीं मिले तो डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा फिर। और जब डिविडेंड रिसीवेबल होने के बाद मिलेगा तो फिर कैश डेबिट होकर रिसीवेबल खत्म हो जाएगा। इनकम होगी तो क्रेडिट होगी, लेकिन नहीं मिली तो रिसीवेबल हो जाएगी। और जब रिसीवेबल रिसीव होगा तो कैश डेबिट होके डिविडेंड रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। तो डिविडेंड इनकम जो है रिसीवेबल के लेजर में डेबिट हो गई, और कैश जब मिला तो रिसीवेबल फिर कम हो गया और कैश बढ़ गया। ठीक है जी प्लीज। जर्नलिस्ट से प्लस माइनस कैंडी समझ आ गया सबको? प्लस माइनस समझ आ गया सर? क्या डायरेक्ट मेथड ना भी हो तो ये प्लस माइनस किया जा सकता है? और क्या ये प्लस माइनस आंसर आपको वही बताएगा जो होना चाहिए? ये नोटेड है प्लीज। चले सारी बहस खत्म कर लें। जब ये 3 एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी तो देन फिर हमें इन एडजस्टमेंट्स को आपस में प्लस माइनस करके कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन तक आ जाया करेंगे। कौन सी 3 तरह की एडजस्टमेंट्स अगर हो जाएं, बोल दें ढूंढ ढूंढ के। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस की हो जाएं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जिन्होंने जाना उनकी भी हो जाएं, और करंट एसेट करंट लायबिलिटीज की जिन आइटम्स ने यहाँ प्लस माइनस होना अगर वो भी हो जाएं तो इंशाल्लाह कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा। और उसके बाद तो इशू ही कोई नहीं है, मेथड डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, इंटरेस्ट पेड टैक्स पेड लिखने के बाद इंशाल्लाह ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का नेट कैश फ्लो आ जाएगा और हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की डिस्कशन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कंप्लीट हो जाएगी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।